तुमने मूंगफली के लड्डू बना दिए क्या? मुझे खाने का बहुत दिल कर रहा है, जल्दी से मूंगफली वाला लड्डू बना कर दो ना, मुझको खाना है। अरे चिंटू बेटा, थोड़ा सब्र रख ले। मूंगफली का लड्डू बनाना कोई 2 मिनट की मैगी थोड़ी है जो तुरंत झटपट से बन जाएगी। अभी तो मैंने मूंगफली रेत में भूनना शुरू किया है, अभी तो गुड़ भी पिघलाना है, उसके बाद मैं तुझे गर्मा गर्म लड्डू बना कर दूंगी, फिर तू खाना। ठीक है माँ, तब तक मैं बाहर से खेत में से घूम फिर कर आता हूँ। ऐसा बोलकर नन्हा सा चिंटू अपने मूंगफली के आकार वाले खूबसूरत घर से बाहर टहलने के लिए निकल जाता है। आसपास में बसे सभी घर मूंगफली के आकार वाले थे। एक बुजुर्ग उम्र वाली दादी सूप में मूंगफली फटक रही थी। किसानों का झुंड अपने अपने मूंगफली के खेतों में हंसते मुस्कुराते हुए खेती बाड़ी कर रहे थे। धरती मैया की दया से अब की बार हम किसानों की मूंगफली की फसल 10 गुना ज्यादा फली है। सो आने की बात कही है आपने काका। हम सबके खेतों में कितनी बढ़िया मूंगफली की फसल है, लहला रही है इस बार तो। ऊंचे दाम पर बिकेंगी हमारी मूंगफलियां, देख लेना। अरे तेरे मुंह में घी शक्कर बेटा, ईश्वर करे ऐसा ही हो। हम किसान लोग पूरे साल इस खेत में मेहनत करते हैं, साल भर की मेहनत के बाद फल मिलता है। मेरी तो एक ही कामना है, एक ही इच्छा है, इस बार हमारी मूंगफली अच्छे दामों पर व्यापारियों से बिक जाएगी तो मैं गरीबों में कंबल बांटूंगा। ऐसा बोलकर सभी किसान खेतों से मूंगफली की फसल को अलग करने लगते हैं। ठंडी ठंडी पूर्वा हवाएं जाड़ा उखाड़ रही थी। खेत के पास ही में एक नदी बह रही है जिससे किसान लोग मूंगफली की फसल को सींचते हैं। लेकिन ताज्जुब करने की बात तो यह है कि गांव के अंदर सबके घर मूंगफली के हैं। आखिर क्या है इस मूंगफली गांव का रहस्य? क्या यह मूंगफली गांव हमेशा से इतना ही फलता फूलता गांव था? तो चलिए देखते हैं। तो देख लेना कमलेश, इस बार तो सबसे बढ़िया दानेदार मूंगफली की खेती तो मैंने करी है। इस साल तो मैं ही बाजी मारूंगा। ऐसी बात तो फिर फसल मिलाकर देख लो मदन भाई, तुम्हारे मुकाबले मेरे खेत की मूंगफली के दाने कितने मोटे मोटे हो गए हैं। इस बार के सीजन में तो मूंगफली बेचकर सबसे ज्यादा कमाई मैं ही करूंगा। क्यों रामू काका, आप तो बहुत ही बढ़िया अनुमान लगाते हो। देखकर बताओ दोनों में से किसके खेत की मूंगफली की गुणवत्ता ज्यादा अच्छी है। अरे मदन, कमलेश, धरती मैया का धन्यवाद करो कि हमारे गांव के किसी भी किसान की जमीन बंजर तो नहीं रहती। न किसी भी बरस सबके खेतों में मूंगफली की फसल हुई है, किसी में कम तो किसी में ज्यादा। लेकिन ईश्वर की दया से हम भूखे तो नहीं रहे, परिवार का भरण पोषण तो चल रहा है भगवान की दया से। ये कहानी है मखना गांव की, जहां के निवासियों का मुख्य कारोबार खेती बाड़ी था। गांव के किसान साल भर जमीन पर मूंगफली की खेती उगाते हैं। गांव में लगने वाला मूंगफली का बाजार जिले भर में सबसे बड़ा बाजार है। सभी के खेतों में मौसम की पहली फसल लहला रही है, लेकिन किसानों के अंदर खुशी से बढ़कर जलन की भावना है। सब किसान गरीब कंचन के मूंगफली के खेत को देख रहे हैं। देख रहे हो कमलेश, इस एक अकेली लड़की ने अकेले के बलबूते पर इतनी बड़ी जमीन की जुताई कर ली, वो भी बिना ट्रैक्टर के। बीज लगा लिया और देखो इस साल इसकी मूंगफली की खेती तो हम बाकी किसानों से 4 गुना ज्यादा हुई है। और इतने मोटे मोटे दाने, इसके मूंगफली के बदले तो व्यापारी मुंह मांगा दाम दे देंगे। हे धरती मैया, आपका धन्यवाद। अब की बार मेरी मिट्टी ने सोना उगला है, सोना। इतनी अच्छी फसल हुई है, इस बार सारा कर्जा उतर जाएगा, फिर मैं अपने और दादी के रहने के लिए एक पक्का घर बना लूंगी। गरीब कंचन अपनी थोड़ी सी जमीन पर उगी हुई मूंगफली की फसल को देखती है। उसके दिल में काफी सारी उम्मीद लगी हुई है। उसने अपनी जिंदगी को संघर्ष और गरीबी भरे मंजरों से गुजारा है। इस दुनिया में उसके माता पिता नहीं, केवल इकलौती बुजुर्ग दादी उसके जीने का सहारा है। वो मिट्टी की मड़ई के अंदर रहती हैं, जिसमें बहुत सारे छेद और दरार हैं, जहां से ठंडी ठंडी हवा अंदर आती है। मूंगफली ले लो, मूंगफली ताजी ताजी मीठी मीठी करारी दानेदार मूंगफली खा लो। आओ आओ, सर्दी की मूंगफली खा लो, गजक पट्टी वाली मूंगफली ले जाओ, एकदम सस्ते में। जी हाँ, एकदम सस्ते में बाबूजी। अरे वाह, तुम्हारे मूंगफली तो बहुत ही करारे और बढ़िया दानों के हैं। ऐसा करो 10 किलो तोल दो, ये गजक पट्टी के लिए लेकर जाना है। जी अभी तौल देती हूँ। कंचन की मूंगफली खरीदने के लिए बाजार में ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। उसकी सारी मूंगफली बिक जाती है। तभी धनपत सेठ, जो हर साल उस गांव के किसानों का मूंगफली खरीदता है, वो कंचन के मूंगफली खरीदने का सौदा करता है। ठीक है, तुम कल सारी फसल तैयार रखना। मेरे आदमी बैलगाड़ी लेकर आएंगे तो सारी मूंगफलियां लदवाकर शहर में ले जाएंगे। पैसे भी मैं कल उन्हीं के हाथों भिजवा दूंगा। ठीक है सेठ जी, मैं आज ही अपनी फसल की सारी ढेर काट के बोरी में भरवा कर तैयार कर दूंगी।
कंचन के खेत की सारी मूंगफलियां सेठ खरीद लेता है और बाकी किसान हाथ मलते रह जाते हैं। सब मिलकर षड्यंत्र रचते हैं। देखा, इस कंचन के चलते हम किसानों के साल भर की मेहनत पर पानी फिर गया। सेठ ने हमारी मूंगफलियों को नहीं खरीदा, अब हमें घाटा खाना पड़ेगा। चिंता मत करो मदन, उसकी नौबत नहीं आएगी। मेरे पास एक तरकीब है। दोनों आपस में कुछ फुसफुसाते हैं और रात ढलने तक कंचन के खेत की फसल के ढेर में बगल के खेत, जो कि जमींदार का होता है, उसमें से मूंगफली की फसल मिला देते हैं, जिसे अगले दिन ब्याजखोर जमींदार उस बेचारी पर लाठी की मार पड़वाता है। बोल, मेरी मूंगफली की कितनी ढेरी तूने अपने खेत में मिलाई है? मैं सच कहती हूँ जमींदार जी, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं केवल अपनी मेहनत का भरोसा रखती हूँ। मैं निर्दोष हूँ। अरे हर चोर चोरी करने के बाद यही कहता है जमींदार जी। कालीचरण, इस पर तब तक कोड़े बरसाओ जब तक ये सच ना उगल दे। जमींदार का आदमी मार मार कर उसकी जान ले लेता है। गांव की जमीन उसके खून से सन जाती है। अंतिम सांस गिनते हुए कंचन मखना गांव को श्राप देती है। तुम किसान मेरी जान के हत्यारे हो। मैं इस गांव को श्राप देती हूँ कि सारी जमीन बंजर पड़ जाएगी। तुम सब भूखमरी का शिकार होगे और दिन रात इस गांव में बर्फ की बारिश होगी। कंचन के मरते ही गांव में श्राप का असर शुरू हो जाता है। मूंगफली की फसल से लहलाते खेत खलिहान बंजर पड़ जाते हैं। दिन रात बर्फ की बारिश होती है। सबके घर उजड़ जाते हैं। पूरा गांव खुले आसमान के नीचे ठंड का प्रकोप सहता है। माँ, मुझको ठंड लग रही है, सांस भी नहीं आ रही है। खून, हाजी पिंकी के बापू, पिंकी के मुंह से खून आ रहा है, कुछ करो। चिंटू के बापू, चिंटू सांस नहीं ले पा रहा है, कुछ करो। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगी। इस सब के जिम्मेदार हम किसान हैं। हम उसके मौत के भागीदार हैं। अपने पापों गुनाहों से तौबा करो। पूरा गांव पश्चाताप करता है, जिससे धरती मैया उनको दर्शन देती है। ये धरती उस निर्दोष के लहू से अगले 1 वर्षों तक श्रापित है। इसलिए तुम संपूर्ण गांव यहाँ से उत्तर को चले जाओ। वहीं तुम्हारे वायदे की जमीन है, वहीं जाकर बस जाओ और फूलो फलो। धरती मैया के हाथों से कुछ जादुई मूंगफली के बीज निकलते हैं, जिसे लेके पूरा गांव उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां नदी बह रही थी। धरती मैया के कहे अनुसार हम जमीन तक पहुंच तो गए, लेकिन हम यहाँ घर कैसे बनाएंगे? गांव में फूस का एक तिनका भी नहीं बसा है। बेआसरा कैसे जिंदा रहेंगे इतनी ठंड में? तभी एक अद्भुत चमत्कार होता है और देखते ही देखते धरती माँ के दिए गए जादुई मूंगफली बड़े बड़े विशाल मूंगफली के आकार वाले सुंदर घर में बदल जाते हैं। माँ देखो, मूंगफली वाले घर, ये कितना अद्भुत है। आओ और मेरे अंदर बस जाओ। मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है। हमारा गांव जादुई मूंगफली का गांव हो गया है। अब हम इसी जमीन पर खेती बाड़ी करेंगे और कभी किसी के आगे बढ़ने से नहीं चलेंगे। सबने मूंगफली बोरियों में भर ली। चलो, हमारे खेत की पहली फसल इस साल हम जरूरतमंदों में बांटेंगे। हाँ काका, जाने अनजाने में हमने जो अपराध किए हैं वो क्षमा योग्य नहीं है, लेकिन हम गरीबों की भलाई करके तो इंसानियत कमा सकते हैं। सभी किसान मूंगफली की पहली फसल फुटपाथ पर रहने वालों में बांटते हैं और इस बात की शपथ खाते हैं कि किसी की तरक्की से ईर्ष्या नहीं रखेंगे। इस तरह जादुई मूंगफली गांव के निवासी खुशहाली से रहते हैं। नहीं मम्मी, मुझे ये नहीं खाना, मुझे पिज्जा खाना है। अच्छा ठीक है बेटा, शाम में मैं तुम्हारे पापा से कहकर पिज्जा मंगवा दूंगी, वो भी तुम्हारा फेवरेट एक्स्ट्रा चीज पिज्जा। नहीं मतलब नहीं, मुझे अभी पिज्जा खाना है तो खाना है। अच्छा, अभी तुम ये गुलाब जामुन खा लो, देखो कितना गर्म है। मैं तुम्हारे लिए पिज्जा मंगवा देती हूँ, थोड़ा वक्त दो मम्मा को। जब मधु भारती से ये सब कह रही होती है, तभी एक बच्चा खिड़की से यह सब देख रहा था और वो बच्चा भारती का चचेरा भाई था। तभी मधु रात वाले पनीर के पकौड़े बाहर लगे कूड़े के डस्टबिन में डाल देती है और जैसे ही मधु वो पनीर के पकौड़े डस्टबिन में डालकर जाती है, वैसे ही उसे गोलू उठाकर खाने लगता है। कहाँ था तू? कब से तुझे ढूंढ रही हूँ। चल जा, बैठ खाना खा ले। लेकिन माँ, मैंने तो खाना खा लिया है। किसने खिलाया तुझे खाना? कहीं तू जेठ जी के घर तो नहीं गया था? चाची तो मुझे घर के अंदर जाने भी नहीं देती, न ही भारती दीदी मुझे अंदर आने के लिए कहती हैं कभी। वो तो मैं उनके घर के बाहर रखे पनीर के पकौड़े उठा लिए थे, वो बहुत अच्छे थे। अरे बहू, पूछ इससे, कहीं इसने कूड़े से तो नहीं उठाकर खाया है कुछ? नहीं, हाँ हाँ माँ, मुझे मारना मत, मुझे भूख लगी थी तो मैंने
चाची को वो पनीर के पकौड़े फेंकते हुए देखा तो उठा लिया। बहू, तू इस बच्चे पर हाथ क्यों उठा रही है? ऊपर वाले ने हम गरीबों को इतना भूखा बना दिया है कि गिरा हुआ खाना खाने के लिए भी तैयार हैं। और उस औरत को देख, इतना भी नहीं होता कि उसकी सास देवरानी यहाँ गरीबी में जी रही हैं, तो बचा हुआ खाना हमें दे दे। लीला के 2 बेटे थे, जिनमें से एक बेटे के पास किसी चीज की कमी नहीं, वहीं दूसरे बेटे के पास कुछ भी नहीं था। इस अमीरी और गरीबी में जी रहे उनके बेटों और बहू की ऐसी स्थिति कैसे आई, इसे जानने के लिए हमें कहानी को थोड़ा पीछे लेकर चलना होगा। कुछ समय पहले लीला का परिवार खुशहाल परिवार था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन लीला के बड़े बेटे की नौकरी लगने के बाद बहू और बेटे दोनों के तेवर बदल गए थे। उन्होंने अपना अच्छा घर बना लिया था और अलग रहने लगे। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। वहीं लीला का छोटा बेटा गरीबी में जीने को मजबूर था, जिस कारण लीला की छोटी बहू एक टूटी फूटी झोपड़ी में अपने पति, बेटे और सास के साथ गुजर बसर कर रहे थे। लेकिन उनके परिवार की भूख का असर अब उनके बच्चे पर भी दिखने लगा था, जो कूड़े में फेंका खाना भी उठाकर खाने को मजबूर था। बहू, क्या हुआ? लकड़ी जल नहीं रही है क्या? कितना धुआं भरा पड़ा है कमरे में। माँ जी, आजकल तो धूप भी नहीं निकल रही। पूरे वक्त कोहरे और ओस की वजह से लकड़ियां जल नहीं पा रही। माँ मुझे आज गाजर का हलवा खाना है। सभी के लिए चटनी और रोटी बना रही हूँ। तुझे खाना हो तो खा लेना, वरना हमारे पास इतने पैसे नहीं कि सब्जी भी खरीद कर खाएं। और तू गाजर का हलवा खाने की बात कर रहा है? अच्छा भला भारती दीदी, जब ठंड में गुलाब जामुन, पिज्जा, गाजर का हलवा और इतनी अच्छी अच्छी चीज खा सकती है, तो भला हम क्यों नहीं? लगता है तू आज बिना पिटे मेरी बात नहीं समझेगा। क्यों बच्चे पर गुस्सा कर रही है? उसे क्या मालूम कि अमीरी और गरीबी क्या होती है, और ठंड में कौन कैसे कर रहा है और किसे कितनी दिक्कत है। वो तो जो देखेगा वही पूछेगा। जैसे तैसे रानी अपनी सास, बेटे, पति और अपने लिए रूखा सूखा बनाती है और देर रात सभी एक जगह बैठकर चटनी रोटी खाते हैं। लेकिन गोलू अब भी रोटी को हाथ नहीं लगा रहा था। क्या बात है, रोटी क्यों नहीं खा रहा तू? रहने दीजिए, भूख लगेगी तो खा लेगा। इसे गाजर का हलवा, पिज्जा ये सब चाहिए। और इसे मैं कितनी बार समझा चुकी हूँ कि ये सब हमारी किस्मत में नहीं। और इस ठंड में अमीर लोग ही ये महंगी महंगी चीज खा सकते हैं, हम जैसे गरीब नहीं। बेटा, अभी ये खा लो, जल्दी मैं गाजर लेकर आऊंगा तो उसका हलवा बनाएंगे। हाँ, जैसे तैसे कैलाश अपने बेटे को मनाकर इस कड़कड़ाती ठंड में खाना खिला देता है। वहीं दूसरी तरफ मधु का परिवार देर रात डाइनिंग टेबल पर बैठा खाना खा रहा होता है। पनीर की सब्जी तो अच्छी बनी है। जरा गुलाब जामुन देना और थोड़ा गाजर का हलवा भी, और हाँ, सलाद भी डाल ही दो। आजकल इसके ज्यादा ही नखरे हो रहे हैं कुछ। सुबह खाना नहीं खा रही थी तो पिज्जा मंगवाया, अभी खाना नहीं खा रही है क्योंकि इसे बर्गर चाहिए, चाउमीन चाहिए। दोपहर में मैगी खाना था तो मैगी बनाकर दी है। अभी मेरी बेटी भारती मेरे साथ थोड़ा थोड़ा ये सब खाएगी। उसके बाद हम बर्गर ऑर्डर करेंगे, ठीक है ना? लेकिन पहले पापा की बात माननी होगी। आप सच कह रहे हैं ना? अगर मैं ये खाऊंगी तो आप मेरे लिए बर्गर ऑर्डर करोगे ना? पक्का ऑर्डर करूंगा, लेकिन मेरे साथ ये सारा खाना खत्म करना होगा। हाँ पक्का, आपके साथ में खाना खाऊंगी। इतना कहकर भारती अपने पापा के पास आकर खाना खाने लगती है। जहां एक तरफ लीला का बड़ा बेटा शंकर अपने परिवार के साथ ठंड में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था, वहीं दूसरी तरफ लीला का छोटा बेटा कैलाश अपनी फूटी किस्मत को कोस रहा था। कितना बदनसीब बाप हूं मैं, अपने बेटे को इस ठंड में कुछ अच्छे पकवान भी नहीं खिला सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप पूरे परिवार को संभाल रहे हैं। आपसे जितना हो पा रहा है आप उससे ज्यादा कर रहे हैं। किस्मत की बात है। कल तक जिस भाई को मैं अपना सब कुछ मानता था, आज उसके पास पैसा आते ही वो कितना बदल चुका है। कभी माँ से भी ये नहीं पूछता कि उन्होंने खाना खाया या भूखी है। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक रोज रानी घर के बाहर झाड़ू लगा रही होती है, तभी वो देखती है कि उसकी जेठानी एक बर्तन में कुछ लेकर आई है और सामने कूड़े पर डाल कर चली गई है। तभी बच्चों के साथ खेल रहा गोलू अपनी चाची के जाने के बाद वहां पहुंचता है और कूड़े पर फेंका हुआ गाजर का हलवा उठाकर खाने लगता है। हे भगवान, ये सब क्या देखना पड़ रहा है। जेठानी जी जो गाजर का हलवा फेंक कर गई है वो मेरा बच्चा उठाकर खा रहा है। बच्चे तो नादान होते हैं, लेकिन जेठानी जी को तो समझना चाहिए था कि वो खाना ना फेंककर हमें ही दे देती। अब रानी घर में जाकर ये बात अपनी सास को बताती है। लीला भी इस पर बहुत अफसोस करती है। लेकिन एक रोज मधु जब अपनी बेटी भारती को स्कूल से लाने जाती है तो वो देखती है कि भारती की तबीयत ठीक नहीं है। उसे तेज बुखार था। वो तुरंत भारती को स्कूल से छूटने के बाद डॉक्टर के पास ले जाती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे और फोन भी बंद हो चुका था।
अच्छा हुआ डॉक्टर को पैसे देने के बाद फोन बंद हुआ, लेकिन अब घर कैसे जाऊंगी? मेरे पास तो 1 रुपए भी नहीं है। माँ मुझे प्यास लगी है और भूख भी। तू यहाँ बैठ, मैं अभी सामने वाली दुकान से बिस्कुट और पानी लाती हूँ। मधु अब ठंड में ठिठुरते हुए पास की दुकान पर जाती है और दुकानदार से अपनी मजबूरी बताकर उससे पानी मांगती है। देखो मैडम, छोटी सी बात है, मैं आपको सामान दूंगा, बदले में पैसा लूंगा, लेकिन अभी के अभी, बात का कोई सीन नहीं रखना मुझे। ये कहकर दुकानदार मधु को न तो पानी और न बिस्किट का पैकेट देता है। इससे मधु बहुत उदास हो जाती है और अपनी बेटी भारती को घर लेकर आती है। उस वक्त उसे एहसास होता है कि उसके पास इतना पैसा होने का क्या फायदा, जब 1 रुपए न होने पर उसकी किसी ने मदद नहीं की। अब देर शाम मधु ये बात अपने पति शंकर से कहती है। मैं समझ सकता हूँ, जो आज हुआ वो बहुत गलत हुआ। लेकिन आज जो हुआ उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। कभी मैं भी तो किसी गरीब की मदद नहीं करती, जो भी खाना बचता है फेंक देती हूँ, लेकिन किसी को देती नहीं। तो भला भगवान मेरे साथ अच्छा कैसे कर सकता है? मधु को एहसास था कि आज तक उसने किसी का भला नहीं किया, तो उसके साथ भी कुछ अच्छा नहीं हुआ। और उस दिन के बाद से मधु के पास जो खाना बच जाया करता, उसे फेंकने की बजाय वो अपने सास और देवरानी को वो खाना दे देती, या फिर कुछ अच्छा बनाती तो भी वो अपनी देवरानी और सास को इस ठंड में गाजर का हलवा, गुलाब जामुन, पूरी, पुलाव सब खिलाती, क्योंकि उनके पास ठंडी सूखी रोटी, चटनी, नमक और तेल के अलावा खाने को और कुछ नहीं था। तुझे मैं जब भी खाना फेंकते हुए देखती थी तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि हमारे पास खाने को कुछ नहीं है और ये है कि खाना फेंक रही है। माँ जी, मैं अपनी गलतियों को सुधार रही हूँ और अन्न का अपमान मैं अब कभी नहीं करूँगी। मधु को यह एहसास होना जरूरी था कि अन्न का अपमान उसके अपमान जैसा है, और इसका एहसास उसे हो चुका था। और इसी के चलते इस ठंड भरे मौसम में गरीब परिवार ने भी अच्छा खाना खाया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।